Hello everyone, I hope you are fine. And today in this video we are going to discuss about the tone of your critical thinking. So basically जो topic है ये evidence based practice या evidence based physiotherapy से लिया गया है and in this video I'm going to cover this topic with you. So now before taking a look into the tone of your critical thinking, we should know what is critical thinking itself. So critical thinking is not about being critical. It's about finding flaws in others' claim. एंड इसके लिए आपको किसी भी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है सारे पर्सपेक्टिव से, सारे एंगल से बिफोर गिविंग अ जजमेंट. एंड इसमें आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? यू नीड लॉजिक, रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी. एंड एक और भी है हमारे पास तरीका जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस क्रिटिकल थिंकिंग को इन अ बेटर वे, एंड दैट इज़ कि क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी थॉट ऑफ एज अ नाइफ that when honed can separate the facts from fiction, honesty from lies and accurate from misleading. So the critical thinking here, it's not a separate thing. We all use this skill to one degree or another almost every day. For instance, in order to manage time, purchasing things, or when giving an interview. So now let's try to understand what critical thinking is with the help of an example. So we use critical thinking every day when we consider the latest consumer products and why one particular product is the best among its peers. Is it a quality product because a celebrity endorses it? Because a lot of people may have used it? Because it is made by one company versus another? Or perhaps because it is made in one country or another? So these are the questions representative of critical thinking. नाउ हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के. सो नो मैटर वेयर यू आर ऑन द रोड टू बीइंग अ क्रिटिकल थिंकर, यू कैन ऑलवेज मोर फुली डेवलप योर स्किल्स. एंड जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करने लग जाते हैं, जब ये स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाती है, तो आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो और ज़्यादा बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट्स बन जाते हैं. इट मीन्स दैट कि आप जब आर्ग्यूमेंट्स बनाएंगे, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जो आइडियाज़ होंगे, वो लॉजिकल होंगे, दे आर मोर रैशनल. यानी क्योंकि आप किस तरह से बना रहे होंगे इन सबको बाय द यूज़ ऑफ योर नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन, और बगैर किसी पर्सनल बाइस के या किसी इमोशन के या और भी जो क्वालिटीज़ अगर जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो जब आप इनको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट्स बनेंगे. एंड इसी क्रिटिकल थिंकिंग से आप अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड. एंड कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आप उसको एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर सकते हैं. बिकॉज़ अगर आप क्रिटिकल थिंकर होंगे तो आपको पता होगा कि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की क्या वैल्यू होती है. बिकॉज़ आपको किसी भी टॉपिक के लिए क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इफ़ेक्टिवली बना सकें, ताकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आगे जाके अच्छी हो, ताकि आपको रिलेटेड आइडियाज़ इसके मिल सकें. ठीक है. सो इसलिए हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग के इम्पॉर्टेंस के इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. सो क्रिटिकल थिंकिंग आपको किसी भी प्रोफेशन में हेल्प कर सकती है. कैन हेल्प यू इन एनी प्रोफेशन एंड इन एनी सर्कमस्टेंस ऑफ योर लाइफ, फ्रॉम साइंस टू आर्ट्स टू बिजनेस टू टीचिंग. हर सिचुएशन में आपकी ये बहुत काम आती है. नाउ एज यू नो दैट क्रिटिकल थिंकिंग इज़ ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस. सो अब वो कौन से क्वेश्चंस हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर क्रिटिकल थिंकर को पता होने चाहिए और वो पूछ सकता है ये क्वेश्चंस. सो ये क्वेश्चंस हैं, नंबर 1, व्हाट्स हैपनिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, एंड फॉर दिस यू नीड टू गैदर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड देन यू हैव टू थिंक ऑफ द क्वेश्चंस. नाउ व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट. सो अब आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप जिस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन सोच रहे हैं तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है. सो जस्ट आस्क योर सेल्फ दैट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, एंड आपको उस पर एग्री करना चाहिए या नहीं. नाउ व्हाट डोंट आई सी. सो अब आपको सोचना है कि आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं मिस कर रहे उसके अंदर. सो ये चीज़ आप सोचेंगे, एंड हाउ डू आई नो. सो आपको वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी. सो जस्ट आस्क योर सेल्फ दैट वेयर इज़ दैट इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम, how it was constructed, and how you can get that information. So now who is saying it? Next question is who is saying it. So basically अब जो स्पीकर है जिसको आपने सुना है, so now you have to investigate जो स्पीकर है उसकी क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, क्या वो
इतनी नॉलेज रखता है कि वो ये ओपिनियन दे, एंड व्हाट इज़ इन्फ्लुएंसिंग देम टू से इट. Now what is and what if? So basically now you have to think of any other ideas कि कोई और ideas भी exist करते हैं, कोई और perspective भी है इसके इस information से related, so you have to think about that as well. Now let's get to our actual topic, and that is the tone of your critical thinking. So basically the tone in the context of critical thinking is defined as the attitude or the approach of the writer or the speaker towards the subject matter or the audience. So to put it in simple words, it means कि हमारा क्या expression है of the ideas and the information in a way that can influence how others are going to receive and understand our message. कि हम बेसिकली इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारा मैनर ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है, हम किस तरह से हम आगे अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियन को किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं बाकी लोगों के साथ. So it means that the tone of your critical thinking is as important as the critical thinking itself. तो टोन का हमारे पास बहुत वाइटल रोल होता है क्रिटिकल थिंकिंग में, क्योंकि ये हमारे पास परसुएसिवनेस एंड क्रेडिबिलिटी जो होती है हमारे मैसेज की, इसको इन्फ्लुएंस करता है. इट मीन्स कि अगर हमारी टोन अच्छी होगी, इफ़ेक्टिव होगी, तो वो आगे यानी ये इन्फ्लुएंस रख सकती होगी कि जो दूसरे लोग हैं जो हमारी बात सुन रहे हैं, जो हमारी ओपिनियन को सुन रहे हैं, तो वो परसुएड हो सकते हैं, यानी वो कन्विंस्ड हो सकते हैं ईज़िली हमारे मैसेज से, और उनको हमारे मैसेज के ऊपर ट्रस्ट भी हो सकता है, वो बिलीव कर सकते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टोन. सो टोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और डिफरेंट टोन का डिफरेंट इम्पैक्ट होता है कि ऑडियंस किस तरह से एक स्पीकर के उसकी इंटेंशन को, उसकी नॉलेज को किस तरह से परसीव करने वाली है. तो इसके ऊपर भी बहुत डिफरेंट ये इसका इफ़ेक्ट होता है डिफरेंट टोन का. दैट इज़ वाई हम जो टोन बनाते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि ये टोन इफ़ेक्टिव हो, सो दैट हमारा जो भी मैसेज है, जो भी ओपिनियन है, कोई भी लोग जो भी इसको सुन रहे हैं तो वो उसको रेडिली पिकअप कर सकें. नाउ लेट्स सी कि हमारे पास वो कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमारे टोन में इंकॉर्पोरेट होने चाहिए. एंड दीज आर नंबर 1 ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस, क्लैरिटी एंड प्रिसिजन, रिस्पेक्टफुल एंड कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, एंड ह्यूमिलिटी एंड ओपननेस. So now let's discuss them one by one. So first of all हमारे पास है objectivity and fairness, and सबसे पहले हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है. Objectivity means to focus on the aspects of arguments without considering your personal bias or emotions. So basically it means कि जब भी आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे होंगे या किसी की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट है उसको एनालाइज कर रहे होंगे, तो इसमें आपने कभी भी पर्सनल बायसनेस या पर्सनल या जो भी आपके अपने इमोशंस हैं उसको कभी भी इनकॉर्पोरेट नहीं करना. यानी आप कभी भी ऐसा नहीं है कि जो आपको चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसके तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी चीज़, अगर आप पर्सनल बायसेस को इनकॉर्पोरेट करेंगे, पर्सनल फीलिंग्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो इट मीन्स कि जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी आप उसके फेवर में हमेशा बोलेंगे, या अगर आपको कोई चीज़ अगर आप हेट करते हैं तो आप उसके हमेशा अगेंस्ट होंगे. सो ये इस तरह से करने से आप अगर किसी और के आर्ग्यूमेंट्स में कोई मेरिट्स हैं तो आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो आपकी इफ़ेक्टिवनेस इसकी कम हो जाएगी. एंड क्या होगा कि आप दूसरों से भी जब अपना ऑब्जेक्टिव, जब अपने ओपिनियन को शेयर करेंगे. ओके, सो दैट वाज ऑब्जेक्टिविटी. नाउ फेयरनेस क्या है? फेयरनेस मीन्स गिविंग इक्वल इम्पोर्टेंस टू ईच एंड एवरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव इवन इफ़ दे आर अगेंस्ट योर ओन बिलीफ. सो अगर आपके बिलीफ से भी अगेंस्ट है, अगर आप हर किसी के पर्सपेक्टिव को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सो ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की इफेक्टिवनेस को इन्हांस करते हैं. नाउ अगर अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस दोनों चीज़ें क्या करती हैं कि हमारे मैसेज की क्रेडिबिलिटी को इन्हांस करती हैं. किस तरह से कि हमारे पास कैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा उसके ऊपर कि जब हम पर्सनल बायसेस को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो भी आर्ग्यूमेंट होगा उसके अंदर उसकी क्रेडिबिलिटी इन्हांस हो जाएगी. एंड ये ओपन माइंडेडनेस को भी इन्हांस करती है. हाउ कि इस तरह से, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी पर्सपेक्टिव आएगा हम उसको इक्वली कंसिडर करेंगे. इट मीन्स दैट वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स कि जो भी हमारी पर्सनल फीलिंग्स हैं कि हमने सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करना है और उसी के ही हम अकॉर्डिंग हम किसी भी ओपिनियन को फेवर या इसके हम अगेंस्ट होंगे. सो जब हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, हम जब इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे तमाम पर्सपेक्टिव्स में, तो हम ओपन माइंडेडनेस की तरफ जाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लैरिटी एंड प्रिसिजन. सो द लैंग्वेज शुड बी क्लियर एंड कंसाइज सो दैट अदर कैन ईजिली अंडरस्टैंड योर मैसेज विदाउट एनी मिस इंटरप्रिटेशन.
तो जब बाकी लोग हमारे मैसेज को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, सो इट मीन्स कि वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को ईज़िली जज कर लेंगे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जिससे उनको आगे और ज़्यादा हमसे एग्री करने में भी ईजीनेस होगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रिसीजन। सो प्रिसीजन अगर हमारी लैंग्वेज में है तो इससे हमारी आर्ग्यूमेंट्स में क्या होगा, वेल डिफाइंड होंगी हमारी आर्ग्यूमेंट्स। हाउ? क्योंकि अब ये हमारे जो बेसिकली जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसको एक डायरेक्शन दे रही होंगी। सो इट मीन्स के जो बाकी लोग हैं उनको वो गाइड करेंगी कि हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, किस डायरेक्शन में पर्सपेक्टिव है। एंड वही कोहेरेंट का भी मतलब यही है कि हमें बेसिकली कि वो दूसरों की हेल्प करेंगी कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, क्या डायरेक्शन है, तो वो हमारे पर्सपेक्टिव को यानी इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, हमारा पॉइंट क्या है किसी भी आर्ग्यूमेंट के पीछे, तो वो आसानी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सो नाउ अब इनका रोल क्या होता है इन द टोन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। सो क्लैरिटी एंड प्रिसीजन दोनों चीज़ें हमारे पास इन क्रिटिकल थिंकिंग की इफेक्टिवनेस को इन्हांस करती हैं। एंड जब वो अगर हमारी लैंग्वेज क्लियर कंसाइज होगी और इसमें प्रिसीजन होगी तो इससे ईजिली देयर आर हाई चांसेस कि जो दूसरे लोग हैं वो हमारी रीजनिंग को फॉलो भी कर सकते हैं एंड इससे बहुत मीनिंगफुल डिस्कशन होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्पेक्टफुल एंड कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। सो रिस्पेक्टफुल डायलॉग मीन्स दैट you are giving respect to each and every different perspective even if it is different from your belief. So basically जब आप रिस्पेक्ट देंगे हर किसी के बिलीव को और अगर किसी और का ओपिनियन है तो अगर आप उसको डिग्निटी कर्टेसी का ख्याल रखेंगे उसकी, तो इससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओपिनियंस को आपसे शेयर करेंगे। इस तरह से कोलैबोरेटिव थिंकिंग होगी और जब कोलैबोरेटिव थिंकिंग होगी तो नॉलेज गेन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी और ज़्यादा आप अच्छे अच्छे ओपिनियंस बना सकेंगे। नाउ व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। सो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग का मतलब है सो सपोज़ कि आपने जो भी आपका कोई भी ओपिनियन है और आपको थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज है किसी भी जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में डिस्कशन हो रही है एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, तो आपको थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा है उसके बारे में, कुछ आपको आइडिया है कि अगले की जो ओपिनियन है इट्स नॉट दैट करेक्ट। अगर आप किसी को थोड़ा करेक्ट करना चाह रहे हैं, उसको आप उससे ओपिनियन शेयर करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उसको थोड़ी सी नॉलेज मिले किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप यही चाहेंगे कि आप उसके ऊपर कमेंट करें। लेकिन आपने जो कमेंट करना है किसी और के ओपिनियन पे कि वो थोड़ा सा ठीक नहीं है या उसमें आप ये इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो आपको आपको किस तरह से कमेंट करना होगा, पॉजिटिव वे में कमेंट करना है आपने, या आप थॉटफुल फीडबैक देंगे उसको। इट मीन्स कि इस तरह कि आप उसको फीडबैक दें कि वो उस पर थोड़ा सोच सके, उसको इम्प्रूव कर सके अपने ओपिनियन को, अपनी आर्ग्यूमेंट्स को, और कंस्ट्रक्टिव वे में, मतलब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, रादर देन कि आप उसको पर्सनल अटैक्स करें उसके ऊपर या फिर आप उसको नेगेटिव कमेंट्स दें, नेगेटिव रिमार्क्स दें, जिससे वो और ज़्यादा डिस्करेज हो जाए। सो आप इस तरह से नहीं करेंगे कि आपने किसी को नेगेटिव कमेंट्स कभी भी नहीं देने एंड पर्सनल अटैक्स भी नहीं करने आपने, बल्कि आप उसको अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में आप उसको गाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसकी इफेक्टिवनेस इन्हांस हो जाती है। ना दोनों चीज़ों के क्या रोल हैं, तो रिस्पेक्टफुल एंड कंस्ट्रक्टिव डायलॉग दे बेसिकली लीड टू द प्रोडक्टिव एंड मीनिंगफुल एंगेजमेंट। Now let's talk about humility and openness. So basically humility is an act of being modest or having the low view of one's importance. So it means कि आप अपनी knowledge को superior नहीं समझ रहे, and if you are not considering your knowledge superior, it means कि आप जो भी limitations है आपकी knowledge में, expertise में, आप उसको recognize करते हैं कि हाँ मेरी भी knowledge, मेरी भी expertise limited है, इतनी ज़्यादा superior नहीं है किसी और से। तो जिससे क्या होगा कि हमारे पास basically ये हमें इंकरेज करती है कि हम दूसरों के जो आर्ग्यूमेंट्स है उससे सीख सकें। तो यानी बेसिकली ये जो हमारे पास ह्यूमिलिटी का एक्ट है ये हमें लर्न करने के लिए इंकरेज करता है। और ओपननेस का मतलब है कि आप ओपन हैं टू रिसीव न्यू आइडियाज़, इवन इफ़ कि ये आपके जो अपना बिलीफ है उसके फेवर में नहीं है, पर तब भी आप क्या कर रहे हैं, न्यू आइडियाज़ को रिसीव कर रहे हैं। सो बेसिकली अब ये जो ह्यूमिलिटी है एंड ओपननेस है, इससे क्या होता है कि हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ प्रमोट होती है, क्योंकि आप जब दूसरों से सीख रहे हैं और जब हम न्यू आइडियाज़ को रिसीव करने के लिए रेडी हैं, सो बेसिकली हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ अच्छी होती है और हमें डिफरेंट जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हैं हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। हमें पता चलता है कि किसी
एक टॉपिक या किसी एक आइडिया के ऊपर और कितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, किस किस तरीके से सोच सकते हैं किसी एक सिंगल चीज़ के ऊपर। नाउ लेट्स पुट इट ऑल इनटू अ नटशेल। सो बेसिकली अब आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि जो टोन है क्रिटिकल थिंकिंग की वो कितनी ज़्यादा क्रूशल होती है। जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जब आप दूसरों को रिप्रेजेंट करते हैं, जब दूसरों को एक्सप्रेस करते हैं, सो इससे क्या होता है कि लोगों पे किस तरह का इम्पैक्ट होगा, किस तरह से वो आपके आइडियाज़ पे अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, परसुएड होंगे या नहीं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टोन। सो जितने भी हमने टाइप्स पढ़ी टोन की, सो बेसिकली ये हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग के जो इम्पैक्ट है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, उसको इन्हांस करते हैं। एंड देन इन द लास्ट रिमेंबर दिस थिंग कि क्रिटिकल थिंकिंग इज़ नॉट अबाउट what to say but is also about how to say it, and that is basically कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसका सिर्फ कंटेंट मैटर नहीं करता कि आपका कंटेंट क्या है क्रिटिकल थिंकिंग का, बट ऑल्सो कि आप किस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या टोन है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी टोन अच्छी नहीं है, इफ़ यू आर नॉट रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, अगर आप अपनी नॉलेज को सुपीरियर समझते हैं, या बाकी जो भी हमने अभी तक जो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े, अगर वो हमारी टोन में नहीं होंगे तो अदर्स आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, ना ही दे आर गोइंग टू अग्री विद यू। सो आपको चाहिए कि आप अपनी टोन को अच्छा बनाएं। सो अगर आपकी टोन में ऑन द अदर हैंड थॉटफुलनेस है, कंसिडरेट टोन है आपकी, तो उससे और ज़्यादा फ्रूटफुल डिस्कशन होगी, कोलैबोरेशन इंक्रीज़ होगी, लोग सारे आइडियाज़ को अच्छे मतलब आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे, आपकी नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, नॉलेज गेन होगी, एंड कॉम्प्लेक्स इशूज़ के ऊपर डीपर अंडरस्टैंडिंग आप कर सकेंगे, बिकॉज़ आप डीपर जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हैं आप उनको एक्सप्लोर करने के काबिल हो जाएंगे। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग एंड द टोन ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप you learned something from it, and don't forget to subscribe to my channel, and if you have any question you may ask me in the comment box below. Thank you so much.